नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब। और हम लोग बात करेंगे इस वक्त की, जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस तरह के हालात में हैं। एक तरफ से देखें तो आपको लग सकता है कि वो काफ़ी, ये उनका स्वर्ण काल है, इससे अधिक और इससे ज़्यादा उन्होंने क्या उम्मीद की होगी कहीं पहुँचने की। पर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं उनकी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ती हुई जा रही हैं। वो दिक्कतें सरकार की भी हैं, वो दिक्कतें राम मंदिर को लेकर भी है, वो दिक्कतें उनके पार्टी के भीतर भी है। और इन सारे चीज़ों के बारे में श्रवण जी से हम लोग सुनना चाहते हैं कि वो क्या किस तरह से इसको देख रहे हैं। श्रवण जी। देखिए, जो एक माहौल है इस समय मुल्क में, वो ये है कि जो विपक्ष है पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये बर्बाद हो गया है और उसके पीछे कारण जो हैं वो काफ़ी प्रचारित भी हैं। आम आदमी के पार्टी के जो 7 सांसद गए, फिर उसके बाद तृणमूल के 20 गए, अब अभी शिंदे की पार्टी में जाकर मिल गए 6 लोग, उद्धव की जी। शिवसेना के। और भी खबरें हैं कि और भी लोग टूट सकते हैं। तो एक माहौल है देश में, जनता के बीच में, कि ये विपक्ष जो है ये सरकार से लड़ ही नहीं सकता क्योंकि इसके लोग ही इसके साथ नहीं है। तो नागरिकों में विपक्ष के प्रति एक तरह का प्रचार या एक तरह का नो कॉन्फिडेंस कि भाई हम आपका साथ क्यों दें जब हम देख रहे हैं कि आप खुद बिकने को तैयार हैं। हम या देश में इस बात पर चर्चा कम हो रही है, ये अब शुरू हुई है कि क्या बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक है क्या? विपक्ष का तो मान लिया हमने, मतलब जो मरीज डॉक्टरों के पोस्टमार्टम कर रहा है, वो खुद बीमार है कि नहीं है? जो डॉक्टर मरीजों के कर रहा है। हाँ, जो डॉक्टर मरीजों का पोस्टमार्टम कर जी। रहा है, वो उसकी खुद की हालत कैसी है? मतलब वो बीमार है, कितना बीमार है? मतलब वो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आगे चल के उसका पोस्टमार्टम होने लगे। जी। बीजेपी को शायद पता नहीं है या होना भी नहीं चाहिए कि जिस बारूद को वो विपक्ष के नीचे बिछा हुआ मान रही है या बिछा रही है, वो हो सकता है कि उसके खुद की कुर्सियों के नीचे सुलग रहा हो। जी। और देश का जो ध्यान है वो पूरा इस तरफ लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कॉकरोच पार्टी क्या कर रही है। विपक्ष कैसे बटा हुआ है, द्रविड़ डीएमके ने कैसे कांग्रेस पर आरोप लगाया है, ये इधर इस तरफ पूरा चल रहा है। मतलब बीजेपी के तरफ से या बीजेपी के समर्थकों द्वारा विपक्ष के विनाश के बारे में बताया जा रहा है। 3 घटनाओं का हम जिक्र करना चाहते हैं जो बताती है कि ये क्या इसके संकेत क्या हैं। और आप अगर देखें, तीनों घटनाओं का टाइमिंग देखें, तो वो एक साथ प्रकट हुई है। मतलब ऐसा नहीं है जी। अ, जो चीज़ 2014 में भी आ सकती थी या 2017 में भी आ सकती थी, वो अभी आई है। और तीनों के निशाने पर
अलग-अलग शिकार हैं। जैसे हम शुरू करें कि कर्नाटक में प्रियंक खड़गे ने हमला किया संघ पर। संघ रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, उसके चंदे का हिसाब क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी गतिविधियां क्या है, उसकी जवाबदेही क्या है। तो क्या भागवत ने जो जवाब दिया हम उसको मान लें कि संघ ही हिंदुत्व है, तो आप हिंदुत्व से कोई हिसाब नहीं पूछ सकते। इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमला कर्नाटक में होता है। कर्नाटक यानी बेंगलुरु में और मेरे ख्याल से शिमोगा में हो सकता है। कर्नाटक यानी संघ के नंबर 2 जी। पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोल का मुख्यालय। दत्तात्रेय होसबोल नागपुर में नहीं बैठते, वो उनका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। वो वहीं क्या है, उनकी एक्टिविटीज वहीं की है। मतलब ये है कि जो ट्रेन खड़के ने जो बारूद बिछाई है वो संघ के नंबर 2 की कुर्सी के नीचे बिछाई है, और जवाब भागवत साहब के मुंह से फूट नहीं रहा है। हम उसमें भी नहीं आ रहे हैं। वो भागवत साहब ने जो कहा जवाब, वो शायद केरल में उन्होंने कुछ कहा, हम उस पर नहीं आ रहे हैं, हम अलग चीज पर आ रहे हैं। और मैं इसमें अपना ज्ञान भी मानने को तैयार हूं अगर मुझे जानकारी नहीं हो तो। हालांकि मैं जितना पढ़ता हूं मुझे होना चाहिए कि प्रियंक खड़गे ने जो आरोप लगाए उस पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई डिफेंड नहीं कर रहा, बचाव नहीं कर रहा है, कोई बयान नहीं दे रहा कि अबे हमारी पितृ संस्था पर आप कैसे आरोप कर रहे हो। नहीं, हम तो संघ के साथ हैं और संघ को कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की या हिसाब देने की। अगर हम नहीं हिसाब दे रहे हैं पीएम केयर फंड का या चंदे का, तो संघ भी क्यों दे। अब अगर पीएम अगर कुछ बोले, वो प्रचारक थे संघ के, तो नड्डा बोले, नड्डा बोले तो पार्टी के नए अध्यक्ष बोले। ये चेन रिएक्शन होती है बीजेपी में। कांग्रेस की तरह नहीं है कि राहुल गांधी नहीं भी बोले तो शशि थरूर ठुकाई कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर ठुकाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस में फ्री फॉर ऑल और कुछ बिगड़ता भी नहीं। तो बीजेपी में सब चुप हैं। बचाव में सिर्फ भागवत आए, उनके कहे का कोई असर नहीं हो, उनके पास कोई लॉजिक नहीं था जो आरोप लगे उस पर। डिबेट यही चल रही है कि वहाँ संघ पर प्रतिबंध लग सकता है। संघ पर प्रतिबंध लगना भी नहीं चाहिए, उनको ऐसे ही रहना चाहिए, रखना चाहिए, बचाते रहो अपना। जनता के बीच में मैसेज पहुंचाना जरूरी था कि भाई ये लोग क्या है। इसका मतलब ये है कि संघ डरा हुआ है और बीजेपी बचाव में नहीं है। बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजापुर से, रमेश जिगाजिनगी, उन्होंने जो कहा उससे तो बीजेपी और संघ दोनों की ओर ज्यादा किरकिरी हो गई। उन्होंने कहा, मतलब प्रियंका खड़गे दलित हैं,
तो उन्होंने कहा है, एक दलित व्यक्ति को आरएसएस के मामले में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? उन्हें आराम से रहना चाहिए। पर वो जो एक सेंटेंस और है, वो खतरनाक है। वो ये है कि जिसने भी आरएसएस से पंगा लिया, वो कभी बच नहीं पाया। ऐसा कोट किया गया। हमने उनके मुँह से नहीं सुना, पर हम जो पढ़ रहे हैं बता रहे हैं। और कर्नाटक से बीजेपी के किसी और सांसद ने ये जो कहा इन्होंने, उसके बारे में उसका समर्थन नहीं किया। चुप। हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप 2024 के चुनाव को देखें रेट्रोस्पेक्ट में, तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था, 7 फेजेस। और मेरे ख्याल से 5वें चरण में जब अ, का मतदान होना था, उसके ठीक पहले, 1 दिन पहले या एक 1 दिन पहले, उस समय जेपी नड्डा अध्यक्ष थे। उनका एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था, जो बहुत चर्चित हुआ इंडियन एक्सप्रेस में। और वो ये था कि बीजेपी को संघ की ज़रूरत नहीं है। पार्टी अपने पैरों पर अब खड़ी हो गई है। संघ को अब अपना मूल काम करना चाहिए। अब इसके बाद तो हड़कंप मच गया था। बहुत सारी सफाई दी गई और अ, कई घटनाएँ हुई। हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी, इसमें हम ये तलाश कर रहे हैं कि संघ के प्रति बीजेपी का मूल रवैया ये है कि आप अपना काम करो, आप निपटो, आप पे आरोप लगते हैं तो। अब जैसे कोई ये आरोप लगा दे, मान ली, हम नहीं कह रहे हैं कि लगाओ या लगाया है होगा। अगर कोई ये कह दे या पूछ ले कि क्या प्रियंका खड़गे के द्वारा संघ पर लगाए गए आरोप को बीजेपी के उच्च पदस्थ लोगों का या अधिकारियों का या पदाधिकारियों का समर्थन है, मान लीजिए कि उन्होंने कहा लगा दो यार, हम कुछ नहीं, हम भी चाहते हैं कि ये ऐसा हो। तो कोई विरोध करेगा क्या? जैसे आप ही या आपकी डिबेट में कोई आरोप लगा दे, भाई ये तो सब बीजेपी की करवा रहा, कौन खंडन करेगा? एक मुद्दा और है कि ये जो खड़के प्रियंक खड़के कर रहे हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट है कि जब तक सिद्धा रमैया रहे वहाँ मुख्यमंत्री, तब तक नहीं किया। डीके शिव कुमार के आते ही उन्होंने ये कर दिया। अब हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं जा रहे। अब हम दूसरे मुद्दे पर आ रहे हैं। अब ये जो मुद्दा था, हम इसको संघ के नीचे एक बारूद की तरह देख रहे हैं कि धीरे धीरे सुलगता रहेगा, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उनको उन तक भी पहुंचेंगे कि भाई ये यार, ये तो ठीक कह रहा आदमी कि आपका हिसाब क्या है, आपका चंदा क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन क्या है, आपका झंडा क्या है। दूसरा मुद्दा और भी इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि 2022 के बाद से, मतलब 17 में वो चुनकर आए योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री बने, और 22 के बाद से एक चर्चा चल रही है कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, उनको हटाना चाहता है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। कई चर्चाएं मोदी जी के और योगी के संबंधों को भी लेकर चलती रहती है। एक तो चर्चा यही चली थी कि वो मोदी जी कार में चल रहे हैं हवाई पट्टी पर, और
योगी जी पैदल पीछे चल रहे हैं, इसके फोटो वोटो भी निकले थे। कई कहानियां हैं इसको लेकर। ये भी एक अबोला जैसी स्थिति रही, पर वो दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बन गए, 22 में भी बन गए और अभी तक कायम है। अब चर्चा ये है कि योगी अगर तीसरी बार भी बन गए, मतलब तीसरी बार मतलब 26 में भी बन गए और 27 में भी बन गए, अगले साल चुनाव, तो 32 तक रहेंगे। और इस बीच में लोकसभा के चुनाव है, तो वो अगर जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ये चर्चाएं चलती है, अफवाहें, वो हम सब उसी अफवाहों पर ही तो पूरी अपनी डिबेट चलती है। तो फिर जो बातचीत है कि मोदी जी के जो नेचुरल सक्सेसर हैं वो तो अमित शाह हैं, और योगी अगर दावा ठोकते हैं तो फिर क्या होगा। और ये भी चर्चा है कि मोहन भागवत का योगी को समर्थन है। एक बार मोहन भागवत गोरखपुर भी गए थे, वहाँ ये नज़रें थी कि दोनों में कितनी बातचीत होती है। उधर संघ पर हमले को लेकर बीजेपी में चुप्पी है, और चंदा चोरी और लखनऊ में आग से हुई मौतों पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमला चल रहा है। काफी लोगों का मानना है कि मीडिया में जो हमला चल रहा है, गोदी मीडिया में जबरदस्त प्रहार हो रहा है योगी जी पर, वो स्पॉन्सर्ड, मतलब काफी प्रेरणा है पीछे, और योगी जी बचाव की मुद्रा में। एसआईटी की जांच की रिपोर्ट जो चंदे को लेकर प्रारंभिक शायद आई है या फिर दे दी गई है, पूरी आना है। लखनऊ में जो आग हुई जिसमें काफी लोग मारे गए, उसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार को योगी के प्रशासन का दोषी मान रहे हैं। और जो डिबेट्स हैं गोदी मीडिया पर, उसमें यह है कि कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है योगी जी के और कुछ नहीं हुआ, जिसमें कुंभ में भगदड़ भी, और जगह जगह अस्पतालों में मौतें भी, और तमाम चीजें गिनाई जा रही। आप गौर करें तो भारतीय नाविकों की मौत जो हुई अमान की खाड़ी में या हॉर्मुज में, उस पर बहस नहीं चल रही है। बहस सबसे ज्यादा अभी चल रही है लखनऊ को लेकर या मंदिर को लेकर, चंदे को लेकर। तो हम इसमें एक मुद्दा ये है कि आग तो खैर मान सकते हैं कि अचानक से लग गई, ये चंदे का मुद्दा अचानक से कैसे उभर आया। मतलब अगर लंबे समय से चल रहा था ये घपला, और चंपत राय भी थे और तमाम लोग थे, इतना तूल कैसे पकड़ रहा है ये अचानक से। हम ये ड्रॉ करना चाहते हैं कि क्या योगी पर दबाव डाला जा रहा है कि वो चुनाव के पहले छोड़ दें पद, क्योंकि 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं और फिर लोकसभा के हैं 2029 में, वो अगर रहे सत्ता में तो बीजेपी हार जाएगी। इतने अनपॉपुलर हो गए हैं योगी, ये एक थीसिस जो चलाई जा रही है।
और दूसरा ये कि योगी के सत्ता में बने रहते हुए वो जो पश्चिम बंगाल का ऑपरेशन लोटस या अ, महाराष्ट्र का ऑपरेशन टाइगर, ये तमाम चीज़ें यूपी में अभी हो नहीं पा रही हैं। अब योगी पर हमले हो रहे हैं, तो आपने कभी देखा हो कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़ा हुआ हो, वो कह रहा हो कि ये क्यों हमले हो रहे हैं, ये इस पॉइंट अखिलेश तो बेवजह हमले कर रहे हैं योगी पर, हमारे श्रेष्ठ हाँ, मुख्यमंत्री हैं वो। कि मोदी जी वहाँ गए थे लखनऊ जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, तब का अगर भाषण आप पढ़ें सुने मोदी जी का, उन्होंने योगी की ज़बरदस्त तरीके से तारीफ़ की थी, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन। अब क्यों नहीं हो रही है वो तारीफ़? राजनाथ सिंह गए अभी, वहाँ आग लगी थी। अब उसमें क्यों गए और क्या करके आए, ये कहानी हमको पता नहीं है। अब हम तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ आते हैं, और ये तीनों कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मतलब अचानक से प्रकट हुई हैं, और तीनों का संबंध ये है कि बीजेपी में जो चल रहा है अंदर ही अंदर, ये उसकी कहानी को एक्सपोज करता है। जो आखिरी कहानी है वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर या उनके परिवार द्वारा की गई जमीनों की खरीद, और फिर उसको सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ही प्राइम रेट्स में बेचना, और ये तमाम मुद्दे हैं। अब आप देख रहे हैं कि अचानक से विस्फोट हो गया। ये अचानक से नहीं हुआ, ये टाइम बॉम्ब है। ये अगर जो मध्य प्रदेश में रहते हैं लोग, वो अगर इसको देखें तो एक सीक्वेंस आपको दिख जाएगी कि 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, और 3 दिसंबर 2023 को नतीजे आए। विधानसभा के सारे चुनाव, पूरे चुनाव जो बहुमत था शिवराज सिंह के नेतृत्व में हाँ, जीता गया, मतलब चुनाव को जीता गया, और उनकी पूरी मेहनत थी पूरे के पूरे विधानसभा की लड़ाई में। उन्होंने ही दिलवाई एक तरह का ये जो चर्चा है। तो उस समय जो बातचीत थी, ये चर्चा थी, वो ये थी कि शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आप बताइए कि कैसे उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था? क्या इतना ताकतवर किया जा सकता था कि वो 20-25 साल तक अ, मुख्यमंत्री बने रहे? उन्होंने मेहनत की, और वो उनकी छवि ऐसी है वोटर फ्रेंडली, उन्होंने जीत भी दिलवाई। हर आदमी मान रहा था कि सीएम उनको बनाया जाएगा। अचानक से मोहन यादव प्रकट हो गए। कहीं से दूर-दूर तक उनका नाम नहीं था, चर्चा भी नहीं थी। वो मंत्री थे एक बहुत कम महत्वपूर्ण विभाग के छोटे से मंत्री थे, शिवराज सिंह के मंत्री में। अब अचानक से वो बन गए, ठीक है, बन गए। शिवराज सिंह ने लोकसभा के लिए फिर उनसे कहा लोकसभा भी आप जितवाइए। वो लग गए प्राणपण से, और उन्होंने ये कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, मध्य प्रदेश में ही रहूँगा, टाइगर अभी ज़िंदा है। अब कुछ हुआ होगा, अब बीजेपी में तो बहुत सारी फाइलें-वाइलें चलती हैं। तो शिवराज सिंह को दिल्ली रवाना कर दिया गया। वो चले भी गए। आप अगर पता करें तो शिवराज सिंह और
मोहन यादव के बीच में बातचीत नहीं होती है। मतलब शिवराज सिंह को कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं होता है, तो उनको अपील रिक्वेस्ट करना पड़ती है, मेरे काम नहीं हुआ पब्लिकली, ये हालत है। इंदौर और उज्जैन में आप किसी से पूछ लीजिए, किस साथ उज्जैन में जमीनों के खरीद बिक्री का कोई काम, आरोप लगता है कि शिवराज ये मोहन यादव के परिवार के बिना की हस्तक्षेप के बिना नहीं हो सकता। चल रहा है 2 साल से चल, मतलब 24-25 में तो चल ही रहा, 23 में बने वो मुख्यमंत्री दिसंबर में। खूब चल रहा, और अब सिंहस्थ आने वाला, तो सिंहस्थ के लिए लाख हजारों करोड़ रुपए का बजट है। जी। तो जैसे वो अ, आंध्र में वो चंद्रबाबू अमरावती को कैपिटल बना रहे हैं ना, वैसे मोहन यादव उज्जैन को अमरावती बना रहा है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जानता है कि उज्जैन में, इंदौर में जमीनों का क्या हो रहा है, मतलब। और न खाऊंगा न खाने वाली, खाने दूंगा वाली हुकूमत में ये चल रहा था। आरोप है जो अभी इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी। मेरा ये मानना है कि इंडियन एक्सप्रेस ने कोई खोजबीन करके छापी हो रिपोर्ट, तो उसमें काफी कुछ इनपुट बीजेपी से ही मिला होगा, सारा, लगभग सारा। है ना, मध्य प्रदेश में बिना पैसे के एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसी चर्चा है। अब मुद्दा ये कि 2 साल बाद चुनाव है मध्य प्रदेश में 28 में, तो मोहन प्यारे तो जिता नहीं सकते, तो हटाना जरूरी है। तो उसके लिए जमीनों का विस्फोट हुआ कि भाई प्रेशर, मॉरल प्रेशर। अभी तक तो कोई खबर नहीं है कि मोहन भाई कुछ करेंगे, हो सकता है करें। इधर अखिलेश ने कह दिया कि यादव को हटा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि योगी यादव, और यादव और भजन लाल तीनों को हटाने वाले, हटाना चाहती भी है। अखिलेश का इंटरेस्ट तो ये है कि मध्य प्रदेश के यादव के पक्ष में खड़े हो जाओ, तो उत्तर प्रदेश के यादव उनकी जय जयकार करने लगेंगे। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मोहन यादव रहे या जाए। हम अपना आखिरी वक्तव्य देते हैं कि इन सब चीजों को आप जोड़ लीजिए एक साथ। मैंने जैसे शुरू में कहा कि एक साथ हुई है ये। हो सकता है मोहन यादव हट जाएं, जैसा मैंने कहा, क्योंकि तो पता है सबको कि कैसे हटते हैं, कैसे बात। हो सकता है शिवराज सिंह से फिर कहें कि आप मध्य प्रदेश जाइए और बीजेपी को की कमान संभालिए, जितवाइए। अब शिवराज सिंह क्या फैसला लेते हैं कह नहीं सकते। और राजस्थान में अगर हटाना है, तो हो सकता है वो कहें, वसुंधरा जी से कहेंगे अब आप संभाल लीजिए। वो कहेंगी नहीं करूंगी, तो एक अलग नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई है ही नहीं शिवराज के अलावा, राजस्थान में कोई है ही नहीं वसुंधरा के अलावा। अपन ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात नहीं की। जी। सबसे बड़ा मामला यूपी का है। इतने सारे दबावों को जो आदमी झेल गया हो पिछले 10 सालों से, झेल ही रहा योगी, कि केंद्र से किन्नी शर्मा जी को भेज दिया वहाँ, हाँ, हस्तक्षेप के लिए बिठा दिया, मंत्री बना दिया, फिर भी
योगी ने काम नहीं करने दिया, तब करने के बाद भी अगर योगी जी मना कर देंगे मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? हम कंक्लूडिंग जो कमेंट करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं, जो हमारा मानना है, हकीकत हो सकता है पूरी अलग हो, कि बीजेपी की सत्ता और संघ की गतिविधियों के खिलाफ देश में एक जबरदस्त अंडर करंट है और वो जगह जगह नागरिक प्रतिरोधों में प्रकट हो रहा है। लोगों की हिम्मत में विरोध जो कर रहे हैं उसमें प्रकट हो रहा है और उस विरोध को बीजेपी चैलेंज नहीं कर पा रही कि अगर वो कहे कि चैलेंज कर दे। बीजेपी को पहली बार समझ में आया होगा या आ रहा होगा कि जिस मतदाता ने उसे 2014 में वोट दिया था वो उसके साथ नहीं है और नया मतदाता भी उसके साथ नहीं है। तो आप एसआईआर के जरिए मुसलमानों के वो नाम तो काट सकते हैं वोटर लिस्ट से। ये जो तमाम लोग जो प्रकट हो रहे हैं सड़कों पर और विरोध में और कॉकरोच पार्टी के जो लोग हैं, क्या उन सबके नाम काटे जाएंगे क्या? जी। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? तो आपके वोट और विपक्ष के वोट में ईमानदारी का तो कोई फर्क नहीं है। उनको 220 मिले, आपको 240 मिले। जी। बेईमानी का फर्क तो अब बहुत ज्यादा कर दिया आपने कि हाँ, 20-25 30 सांसद तोड़ लिए। पर जो चुनाव रिजल्ट था 2024 का वो तो साफ है। तो क्या ये जो एक इम्प्रेशन देश में बनाया जा रहा है कि विपक्ष तो क्रेडिबिलिटी खो चुका है, विपक्ष बिकने को तैयार है, विपक्ष को दबाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, तो क्या अ, हम नागरिक ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि विपक्ष तो ठीक है पर क्या बीजेपी में और संघ में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? बिल्कुल। इसमें और अगर ठीक जी, एक और जो सवाल मेरी तरफ से वो ये था कि क्योंकि बीजेपी में इतने सारे मतलब अब खरीदे हुए नेता आ गए हैं, जो अधिग्रहित नेता आए हैं, सब तरफ से जो दरअसल मूल तौर पे अब शिवराज सिंह चौहान तो एबीवीपी के समय से मतलब नेता रहे, इमरजेंसी के समय से जो मुझे जान पड़ता है। तो वो जो बीजेपी के जो मूल निवासी रहे हैं, उनको कैसा लग रहा होगा जब आप देखते हैं कि जो बाहर से लोग आके उनको लड्डू मिल रहे हैं और जैसे कि चंबल इलाके के जो बीजेपी के नेता हैं वो देखिए ज्योतिरादित्य के आए तो उनके साथ पूरा उनका दरबार भी साथ में आया। तो वो कैसे एक तरह से जो ये जो समझौते हो रहे हैं उस कारण जो भाजपा की जो मूल निवासी और उनकी जो मूल जो स्पिरिट रही है पार्टी की वो कहाँ जा रही है उसको वो कितनी असहज है इस बात को देख के। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा असहज है और हम लोग शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हमको खबर नहीं है। पर बीजेपी में इतना डिसिप्लिन्ड है बीजेपी या इतना डर है कि वो कांग्रेस की तरह प्रकट नहीं होता है। तो वो अ, एक खूबी है जो चली आ रही है, पर उसको इस तरह से देखना चाहिए कि 2014 और 2019 के नतीजों के बाद 2024 के नतीजे इतने भयानक क्यों निकले? इसका बुनियादी कारण ही यह है कि बीजेपी में लोग अब साथ चलने को तैयार नहीं है। तो खतरा ये है कि 2029 में और कम हो जाएंगे, इसलिए ये सब तोड़-फोड़ की जा रही है कि विपक्ष को समाप्त ही करो। ये है। बहुत-बहुत शुक्रिया शोभन जी इस बात का। अच्छा सबसे बड़ी बात शायद इसमें ये भी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है वो शायद सिर्फ़ विपक्ष को और बाकी जो देश के संसाधनों को, संस्थानों को जिस तरह नहीं करा,
वैसा ही वो बीजेपी खुद के साथ भी करता हुआ दिखलाई दे रहा है। वो खुद को भी एक तरह से खत्म कर रहा है, खा रहा है अपनी सुविधा के हिसाब से बनाने के लिए, जो कि ज़रूरी नहीं कि वैसा ही बने जैसे कि वो सोच रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और दर्शकों आपका भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो इसको अपने हम-ख़यालों के साथ साझा करिए। ये एक बहुत बड़ा संकट है, इसके बारे में मेरे ख़्याल से कोई बात नहीं कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक के बाद एक लगातार संकट और चुनौतियाँ किस तरह से प्रकट हो रहे हैं और कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं। और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएँ, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की ये दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।